सबसे पहले फिक्र सरहद की, बड़ी फिक्र कश्मीर की। 5 अगस्त 2019 ये वही तारीख है जिसके बाद कश्मीर बदल रहा है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद घाटी में अमन चैन पसर रहा है, लेकिन घाटी की बदलती तस्वीर देखकर पाकिस्तान का कलेजा फट रहा है। कश्मीर के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों के बीच हाय तौबा मची हुई है और इस सब के बीच कश्मीर के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। आज हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे। आपको बताएंगे कि 54 साल की एक विदेशी महिला पाकिस्तान से पैसे लेकर और अमेरिका में बैठकर कश्मीर में आग लगाने की कौन सी स्क्रिप्ट लिख रही है। लेकिन पहले आपको संक्षेप में यह बता दें कि यह सब होता कैसे है। यह सब पाकिस्तान और इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के इशारे पर हो रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के नेता बिलाल अहमद गफ्फार इसके सूत्रधार हैं। उन्होंने कश्मीर को डिस्टर्ब करने के लिए 2 लॉबिंग फर्म बनाए, जिसका नाम है कश्मीर एक्शन नेटवर्क और चिनार कंसल्टिंग, जिसकी सूत्रधार 54 साल की जर्मन महिला करीन जोधा फिशर हैं, जो एक बार फिर से कश्मीर में पत्थरबाजों को एक्टिव करने के मिशन में जुटी हैं। कश्मीर से 11,000 किलोमीटर दूर घाटी के अमन को बिगाड़ने की साजिश रच रही हैं। कैसे हो रहा है ये सब, देखिए अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता रोहित शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चंद साल पहले तक कश्मीर घाटी में यह तस्वीरें आम हुआ करती थी। घाटी में हर रोज पत्थर चला करते थे। भारत के जवान लहूलुहान हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले इस पथराव के बीच पाकिस्तान की साजिश थी। पड़ोसी मुल्क का बेहिसाब पैसा आ रहा था, लेकिन अब आप उस पत्थर और पैसे के पीछे का पूरा रूप देखिए। कश्मीर घाटी में पत्थर बरसाने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद से पैसा निकलता है, जो अमेरिका में व्हाइट हाउस के ठीक सामने वॉशिंगटन डीसी पहुंचता है और वहां से कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों तक पहुंचता है। और ये सिर्फ सनसनीखेज आरोप नहीं है, बल्कि टीवी 9 भारतवर्ष कश्मीर से 11,420 किलोमीटर दूर पत्थरबाज कंपनी के उस हेडक्वार्टर तक जा पहुंचा है, जहां पर पत्थरबाजी का टारगेट तय होता है और डॉलर में डीलिंग होती है। वॉशिंगटन डीसी का यही वो डब्ल्यू होटल है जो मेरे पीछे आप इस तरफ देख सकते हो, और आप इस तरफ पीछे देखेंगे मेरे यहाँ पे है कैपिटल हिल और इस तरफ पीछे है व्हाइट हाउस। इसे होटल के लॉबी के अंदर जो लोग मौजूद होते थे उन्हें लॉबिस्ट कहा जाता था, और ये वही लॉबिस्ट है जो लगातार इस होटल की लॉबी में बने रहते थे ताकि वो पीछे कैपिटल पे जो कांग्रेसमैन है उनके साथ और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ अपने मुद्दों को उठा सके। सवाल उठता है कि घाटी में युवाओं की अक्ल पर पत्थर डाल देने वाली ये पत्थरबाज कंपनी किसकी है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस कंपनी के अंग्रेज प्रेसिडेंट करीन जोधा फिशर से। ये जर्मन मूल की अमेरिकी नागरिक है जो 2016 में टूरिस्ट वीजा पर सैर सपाटे के बहाने भारत आई और फिर कश्मीर घाटी को साजिश का अड्डा बना दिया। माना जाता है कि 54 साल की यही वो शातिर सैलानी है जिसने पत्थरबाजों को पैसे बांटे और घाटी में उपद्रव को आम बना दिया। करीन जोधा फिशर भारत में 2006 से लेकर 2016 तक 10 साल तक टूरिस्ट बन के रह रही थी, और करीन जोधा फिशर को 2016 में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भारत सरकार ने देश निकाला दे दिया। तब से करीन जोधा फिशर वॉशिंगटन डीसी में हर मंच पे भारत विरोधी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है और पाकिस्तान के लिए बराबर लॉबिंग करती है।
आखिर 10 साल बाद जब इस तथाकथित अंग्रेज टूरिस्ट के राज खुलने लगे, पाकिस्तान से शातिर लिंक खुलने लगे और पत्थरबाजी के पीछे छिपे चेहरे बेनकाब होने लगे, तो देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में भारत सरकार ने इसे निष्कासित कर दिया, जो अब इसकी जुबान पर भी है। Dad, I lived there for 10 years. Almost all my friends were pro-merger with Pakistan. Solidly Gilani followers. So, you know, if somebody asked me about my own statistics of the many people I know, okay, and worked with in the valley, it was definitely pro-Pakistan merger. अब एक बार फिर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री में चलिए। वॉशिंगटन डीसी में W नाम का एक होटल है, जिसे लॉबीइस्ट की लॉबी कहा जाता है, और अब फिशर का भी यही ठिकाना है, जिस ठिकाने से विस्फोटक खबरें आ रही हैं। सनसनीखेज खुलासा हुआ है, 7 समंदर पार अमेरिका की राजधानी में भारत के खिलाफ एक बार फिर साजिश रची जा रही है। कश्मीर में फिर से पत्थरबाजों को उकसाने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लिहाजा हमने इस साजिश के सूत्रधार करीन जोधा फिशर को लेकर अमेरिकी सीनेट के रिकॉर्ड्स खंगाले, और काफी खोजबीन के बाद 2 लॉबिंग फर्म के दस्तावेज हमारे हाथ लग गए। इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि इमरान खान के इशारे पर 2 फर्म के जरिए कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जनवरी 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के पॉलिटिकल लीडर बिलाल अहमद गफ्फार ने 2 लॉबिंग फर्म बनाई। एक का नाम है कश्मीर एक्शन नेटवर्क और दूसरे का नाम है चिनार कंसल्टिंग। ये दोनों कंसल्टिंग लॉबिंग फर्म्स अमेरिका में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग कर रही है और कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान अमेरिका के पास आ जाए। इन दोनों लॉबिंग फर्म की एक ही लॉबिस्ट है, जिसका नाम है करीन जोधा फिशर, जिसका महीने का जो अगर आप उसकी उनकी कंसल्टिंग फीस है वो $7,000 है, यानी करीब $14,000 एक महीने के, और अगर आप इसका हिसाब एक साल के लिए लगाए तो ये करीब $160,000 के आसपास आता है। करीन जोधा फिशर से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की। इन दस्तावेजों से साफ होता है कि करीन जोधा फिशर वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एजेंट है, और इसी साल 5 फरवरी को न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली में कश्मीर दिवस को मान्यता देने को लेकर पारित बिल के पीछे भी उसी के चिनार कंसल्टिंग और कश्मीर एक्शन नेटवर्क का हाथ था। हमने इस साजिश को लेकर पड़ताल आगे बढ़ाई तो ट्विटर स्पेस में जोधा के बयान से ही उसकी कश्मीर कॉन्स्पिरेसी पर मुहर लग गई। Last year, you may remember, we managed to get that resolution from the New York State Assembly, you know, essentially recognizing Kashmir as a dispute. And that was a major victory. So I think we need to go beyond Washington to the state levels as well. फिशर की साजिश अब और भी बड़ी है। अब पाकिस्तान के मिशन कश्मीर को एक्टिवेट करने के लिए फिशर एक नया सॉफ्टवेयर खरीद रही है, जिससे अमेरिकी सीनेट के प्रतिनिधि ऑटोमेटिक तौर से जुड़ सकेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर नई हवा बह सकेगी। 10 साल तक हिंदुस्तान में रहने वाली करीन जोधा फिशर अब खुलकर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। उसके ट्विटर हैंडल से भी यही साबित होता है और उसकी बातचीत भी इसी सोच को दर्शाती है। Maybe everybody can think a little bit how could we create the bring back some of the spirit that had Kashmir erupt like the Arab Spring. You know, and 2008 was just phenomenal. There were people out there in lakhs, and they weren't pelting stones. They were just out there. You know, and how we could somehow bring some of that back and create confidence in them that if they did this, we would all, we meaning, you know, Pakistan, our allies. भारत के निष्कासन के 6 साल बाद भी करीन जोधा फिशर का सपना नहीं टूटा।
उसे अभी भी पाकिस्तान से पैसे मिलने और घाटी में पत्थर चलने की उम्मीद है, लेकिन अब हालात जुदा हैं। कश्मीर बदल रहा है, विश्व मंच पर भारतवर्ष मजबूत हो रहा है और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो रहा है। अमेरिका में लॉबिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब पाकिस्तान के हालात है, जिस तरह से पाकिस्तान अब पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है, ये जो पाकिस्तान के लॉबिंग एफर्ट्स है, ये साफ दिखाते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत डेस्परेट सिचुएशन में आज है। वॉशिंगटन डीसी से रोहित शर्मा, TV9 भारतवर्ष। एक सवाल जो सबके मन में वो ये है कि जब कल ही CID का सर्कुलर आया था पत्थरबाजों को लेकर, तब महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जी ने बहुत सारे बयान दिए थे। अब इस खबर के बाद उनके कौन से बयान होंगे? खामोशी खतरनाक होती है। कश्मीर में पत्थरबाजी के पीछे पाकिस्तान है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। देश की संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की संख्या में खासी कमी आई है। वर्ष 2017 में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की 1412 घटनाएं हुई, 2018 में 1458, 2019 में पथराव की लगभग 2000 घटनाएं हुई हैं, जो कि 2020 में घटकर 255 हो गई हैं। इस साल यानी 2021 में 2 मई को पुलवामा के एक इलाके में मुठभेड़ में आतंकियों को बचाने के लिए लोगों ने पथराव किया। इसके बाद बारपुरा के में 12 मई को भी नकाबपोशों ने पथराव किया। इसके अलावा पत्थरबाजी की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर अब सरकार भी सख्त एक्शन के मूड में है। 2 दिन पहले प्रशासन ने आदेश जारी किया। CID का सर्कुलर था कि पत्थरबाजी करते पकड़े जाने पर ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी, ना ही पासपोर्ट पर वीजा लगेगा। हालांकि पिछले 2 साल में घाटी बहुत बदल चुकी है। जिन युवाओं के हाथों में पत्थर होते थे वो आज पुलिस और सेना में भर्ती हो रहे हैं। कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। आज भी वहां हमने कुछ युवाओं से बातचीत की तो उन्होंने भी यही बताया कि पत्थर चलाकर कुछ हासिल नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जिन पत्थरबाजों को गलती का एहसास हो चुका है वो मुख्य धारा में लौट चुके हैं। उन पर सरकार की नई सख्ती नहीं लागू होनी चाहिए। मतलब हम देखते थे घर से बाहर बहुत सारे जो बंदे थे, मतलब वो पथराव करते थे। हमें लगता था कुछ इसमें कुछ खास है, ऐसी मतलब देखने को मिलता था। मतलब वो सड़कों पे निकलना लगता था कुछ अलग ही माहौल है। इसी वजह से मतलब फिर वहाँ पे हम देखते थे वो पत्थर मारते थे, तो हमें भी लगता था इस पत्थर मारने से हमें भी कुछ हासिल होगा। लेकिन फिर जब समय और टाइम जाता गुजरा तो इससे पता चला इससे कुछ हासिल होने वाला है ही नहीं, क्योंकि इससे सबका जो भी आज तक इसमें फंस गया वो उसका कैरियर पूरी तरीके से ख़राब हो गया। जो पिछली जो सरकारों में जो मामले रहे वो उनकी नाकामियाँ थी। जो भी सक्सेसिव रिजीम्स रहे वो नाकाम हुई नौजवानों को सुनने में। एब्रोगेशन के बाद गवर्नमेंट की जो आउटरीच रही वो कामयाब हुई। नौजवान आज के डेट में आपको कहीं नज़र नहीं आते स्टोन पेल्टिंग में या किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। तो अगर किसी नौजवान से पहले कोई गलती हुई हो और वो अब मेन स्ट्रीम में पुरअमन तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है, मेरे हिसाब से ऐसे ऑर्डर्स आज नहीं निकालने चाहिए थे। जिन नौजवानों के भविष्य की बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा 2018 में महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा खुद कहा कि 11,290 लोगों को पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया गया, बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। मुख्यमंत्री थी तब वो कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि पाकिस्तान अब कश्मीर में पढ़ाई के लिए जा रहे कश्मीरी युवाओं को आतंक के दलदल में धकेल रहा है। हाल ही में कश्मीर में मुठभेड़ में आतंकी शकीर अल्ताफ भट्ट के मारे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इसकी बड़ी जानकारी लगी। पता चला कि अल्ताफ भट्ट साल 2018 में वैध पासपोर्ट पर पढ़ाई के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन आतंकी बनकर वापस लौटा। सुरक्षा एजेंसियों ने इसके बाद साल 2015 से और 19 के बीच जारी सभी पासपोर्ट की समीक्षा की तो पता चला कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पढ़ाई करने गए 40 युवाओं में से 28 युवा आतंकी बनकर लौटे। 3 साल में घूमने गए पाकिस्तान 100 कश्मीरी युवा वापस ही नहीं लौटे। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि ये युवा पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए होंगे। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया
दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।